दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल तो आप अब तक देख ही चुके हैं। आज का टॉपिक है, क्या यूएस इंडिया के साथ एक सैंक्शन वॉर शुरू कर सकता है। जी हाँ, सैंक्शंस का वॉर। दोस्तों, सैंक्शंस अपने आप में किसी वॉर से कम नहीं होते। हाल ही में आरबीआई के फॉर्मर चीफ डॉक्टर रघुराम राजन ने अपने एक ओपिनियन पीस में लिखते हुए ये कहा था कि इकोनॉमिक सैंक्शंस बिल्कुल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी WMDs की तरह होते हैं। भले ही वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या ब्रिजेस को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन वो देश के फाइनेंशियल लाइफलाइंस, इकोनॉमी और लोगों की जिंदगियों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की ही तरह इकोनॉमिक सैंक्शंस लोगों को इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से चोट पहुंचाते हैं, और वो ऐसा करते वक्त ये तक नहीं देखते कि कौन गिल्टी है और कौन इनोसेंट। दोस्तों, जब किसी देश के पॉलिसी मेकर्स उनके राइवल से डायरेक्टली नहीं लड़ पाते या फिर वो किसी क्राइसिस की सिचुएशन में अपने मन मुताबिक रिजल्ट्स पाना चाहते हैं, तब वो इकोनॉमिक सैंक्शंस नाम के इन नॉन लीथल वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जिस तरह हमारी बॉडी में अगर कोई आर्टिलरी कट हो जाए तो पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, जिससे पूरी बॉडी काम करना बंद कर देती है, उसी तरह सैंक्शंस किसी देश की इकोनॉमिक आर्टरीज को कट कर देते हैं, जिससे उनके इकोनॉमिक सिस्टम में मनी की सप्लाई डिसरप्ट हो जाती है और अंत में पूरी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होने के कगार पर आ जाती है। जिस तरह ब्लड हमारी बॉडी को चलाता है, उसी तरह मनी देश को चलाता है, और सैंक्शंस किसी देश के इसी वीक पॉइंट को टारगेट करते हैं। अक्सर इन वेपन्स का इस्तेमाल वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा किया जाता है, जिससे वो अपने एनिमीज को दबाकर अपनी सो कॉल्ड सुपीरियर पोजीशन को इंटैक्ट रख सकें। आज रशिया और वेस्ट के बीच भी यही हो रहा है। आज जहां एक तरफ रशिया और यूक्रेन जमीन पर युद्ध लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई वेस्टर्न नेशंस और रशिया एक दूसरे की इकोनॉमी से वॉर लड़ रहे हैं। खैर, ये तो बात हुई प्रेजेंट क्राइसिस में रशिया के ऊपर लगाए गए सैंक्शंस की, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पीछे पलट कर देखें तो हमें पता चलता है कि यूएस ने समय समय पर ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, म्यांमार और न जाने कितने कंट्रीज को अपने सैंक्शंस का शिकार बनाया है, और शायद ऐसा ही कुछ आज वो इंडिया के साथ भी करने जा रहा है। जी हाँ, अब तक आप शायद ये बात कई बार सुन चुके होंगे कि यूएस कास्टा के अंतर्गत इंडिया को सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है, लेकिन क्या सच में यूएस अपने एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया के साथ ऐसा कर सकता है? क्या सच में आज वो इंडिया को अपने एडवर्सरीज की लिस्ट में शामिल कर सकता है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर ऐसा क्लेम किया ही क्यों जा रहा है। इसी के साथ हम कास्टा के बारे में भी जानेंगे और ये देखेंगे कि क्या सच में यूएस इसका इस्तेमाल करके इंडिया को सैंक्शन कर सकता है। वीडियो के एंड में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वो ऐसा कर भी देता है तो क्या इंडिया के अगेंस्ट ये सैंक्शंस कामयाब हो पाएंगे। तो चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी IQ के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट PSC हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक PO का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, जब से रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई है, तब से इंडिया लगातार एक न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करता आया है। दोनों तरफ से इंटेंस प्रेशर होने के बावजूद रशिया और यूएसए के बीच इंडिया ने अपनी एक टाइट रोप वॉक अभी तक जारी रखी है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई साइड ना लेना भी एक साइड लेने के बराबर ही होता है, और इसीलिए आज वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स के द्वारा इंडिया के हर न्यूट्रल स्टैंड को प्रो रशिया या यूं कहे कि एंटी वेस्ट नजरिए से देखा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर अभी तक इस मुद्दे को लेकर यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में कई बार वोटिंग हो चुकी है, लेकिन इंडिया ने हर बार बिना किसी एक पार्टी की साइड लिए उन सभी वोट से अब्सटेन कर लिया। इसके अलावा इंडिया ने अभी तक रशिया के एक्शंस को एक बार भी क्रिटिसाइज नहीं किया। इतना ही काफी नहीं था कि अभी कुछ ही दिन पहले रशिया ने इंडिया को डिस्काउंटेड प्राइस पर क्रूड ऑयल परचेज करने का ऑफर भी दिया है, जिसके तहत इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन ने रशिया से 3 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल खरीदा है और भी ज्यादा ऑयल खरीदने की बातचीत चल रही है। आज न जाने कितने देश वेस्टर्न सैंक्शन के डर से रशिया से ऑयल और गैस इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए न सिर्फ रशिया के डिस्काउंटेड ऑयल को स्वीकार किया है, बल्कि उसने इस चॉइस को अपना सोवरेन राइट बताया है। हाल ही में जब ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को
रशियन ऑयल ना खरीदने की सलाह दे रही थी, तब फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने वेस्टर्न हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हुए बताया कि मार्च के महीने में यूरोप ने रशिया से 15% ज़्यादा ऑयल खरीदा है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया की मेजोरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाईज मिडल ईस्ट से आती हैं, 7 से 8% यूएसए से, और शायद 1% से भी कम रशिया से आती हैं। और आज जब पूरी दुनिया में ऑयल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, तो ऐसे में हर कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मार्केट से अपने लोगों के लिए बेस्ट डील्स चुने। मज़ेदार बात यह है कि लिज ट्रस की विजिट के दौरान रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव भी इंडिया में थे। इस विजिट के दौरान फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव ने कहा कि किसी भी तरह का प्रेशर इंडिया और रशिया के रिलेशंस को अफेक्ट नहीं कर पाएगा, और तो और ऑयल से लेकर हाई टेक्नोलॉजीज और आर्मामेंट्स तक इंडिया रशिया से जो भी खरीदना चाहता है, रशिया उसके लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान रशिया ने इंडिया को यूरल्स क्रूड ऑयल खरीदने के लिए हैवी डिस्काउंट्स देते हुए $35 पर बैरल का ऑफर दिया है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीट में दोनों कंट्रीज ने वेस्टर्न सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए नए मैकेनिज्म्स पर भी बातचीत की है। हालांकि यूएस ने खुद के लिए रशियन ऑयल एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया है, लेकिन उसने अभी तक रशियन ऑयल और गैस सेक्टर को सैंक्शन नहीं किया। यूएसए का कहना है कि अगर इंडिया रशिया से लिमिटेड अमाउंट में ट्रेड करता है और उसके सभी ट्रांजैक्शंस यूएस द्वारा लगाए गए सैंक्शंस को ब्रीच नहीं करते हैं, तो यूएस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों, इंडिया ऑयल का वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है, और जब से इस वॉर की शुरुआत हुई है तब से अभी तक इंडिया रशिया से 13 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल ऑलरेडी खरीद चुका है। तो दोस्तों, इन्हीं सब कारणों की वजह से यूएस पॉलिटिशियंस लगातार इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इंडिया रशिया से चीप ऑयल खरीदकर यूएसए सैंक्शंस के अगेंस्ट जा रहा है, और इसीलिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया के ऊपर कास्टा इम्पोज करने के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। अभी कितना सही है और कितना गलत, उसको देखने से पहले आपको ये समझना होगा कि कास्टा के बेसिक्स क्या हैं और कास्टा आखिरकार है क्या। दोस्तों, कास्टा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ये एक यूएस लॉ है जो अगस्त 2017 में लागू किया गया था। इस एक्ट के जरिए यूएसए उन देशों को टारगेट करता है जो यूएसए के परमानेंट राइवल्स यानी ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया के साथ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस करते हैं। यानी कि इस एक्ट के अंतर्गत प्राइमरी सैंक्शंस ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया पर लगाए जाते हैं, और जो भी देश उनके प्राइमरी टारगेट्स के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसको यूएसए के सेकेंडरी सैंक्शंस का शिकार होना पड़ता है। इस लॉ के तहत अगर कोई भी देश रशिया से वेपन्स को लेकर ट्रांजैक्शंस करता है तो उसको इकोनॉमिक पेनल्टीज चुकानी पड़ती है। 2014 में क्राइमिया के एनेक्सेशन और 2016 में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इंटरफेरेंस के आरोप में रशिया को इस एक्ट के अंडर कंसिडरेशन किया गया। रशिया के ऊपर लगाए गए सैंक्शंस 20 एक्टिविटीज को कवर करते हैं, जो हैं साइबर सिक्योरिटी, क्रूड ऑयल प्रोजेक्ट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, करप्शन, ह्यूमन राइट अब्यूजेस, evasion of sanctions, transactions with defense or intelligence sector, export pipelines, privatization of state-owned assets by government officials, और आखिरी में आर्म्स ट्रांसफर टू सीरिया। इसका मतलब यह है कि इंडिया और रशिया के बीच ऑयल ट्रेड इन सैंक्शंस के डायरेक्ट स्कोप के बाहर है, लेकिन करंट जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए यूएस इंडिया के ऊपर रशिया से की गई S-400 मिसाइल डील के लिए कास्टा इम्पोज कर उसको इकोनॉमिकली हर्ट कर सकता है। इंडिया ने सबसे पहले अक्टूबर 2016 में गोवा में हुई ब्रिक्स समिट के दौरान रशिया से S-400 ट्रायम्फ सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज करने के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन किया था। इस डील को अक्टूबर 2018 में फॉर्मली प्रिपेयर किया गया था। यूएस ने तभी से इंडिया को इसके नाम से थ्रेटन करना शुरू कर दिया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो इंडिया को S-400 के ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि थार्ड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम्स भी ऑफर किए थे, लेकिन तब तक इंडिया रशिया के साथ $5.4 बिलियन की ये डील ऑलरेडी साइन कर चुका था, और पिछले साल दिसंबर में इंडिया ने इसकी डिलीवरीज लेना भी शुरू कर दिया है। उस समय यूएस गवर्नमेंट की एक सीनियर ऑफिशियल ने ये बात कही थी कि ये डील इंडिया यूएस रिलेशंस में एक कांटे का काम करेगी। यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन ने तो ये तक कह दिया था कि ये डील इंडिया के लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकती है और ये किसी भी तरह से उसके इंटरेस्ट में नहीं होगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अमेरिका की इन ऑफरिंग्स और वार्निंग्स के बावजूद भी इंडिया ने उस समय भी रशिया की डील को महत्व देना ज़्यादा ज़रूरी समझा। इंडिया का कहना था कि ये डील 2016 से चल रही है
और कास्टा 2017 में एग्जिस्टेंस में आया है, इसीलिए ये सैंक्शंस इस डील पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके अलावा एस जयशंकर ने 2017 में अपनी यूएस विजिट के दौरान ये बात साफ कही थी कि कोई भी देश इंडिया के ऊपर ये डिक्टेट नहीं कर सकता कि उसको किससे वेपन्स खरीदने चाहिए और किससे नहीं। इंडिया को इस बात की पूरी फ्रीडम है कि वो किससे ट्रेड करना चाहता है। खैर तब तो ये बात टल गई, लेकिन आज जियोपॉलिटिक्स में जिस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे हमारे दिमाग में फिर यही सवाल उठता है कि क्या आज यूएसए इंडिया को सैंक्शन कर सकता है। आइए देखते हैं। दोस्तों, इंडिया के ऊपर यूएस सैंक्शंस की बात पहली बार नहीं हो रही है। 1998 में इंडिया ने पोखरण में जब न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, उस समय बिल क्लिंटन ने इंडिया पर बहुत सीवियर सैंक्शंस इंपोज किए थे, जिससे इंडिया को लगभग $142 मिलियन का लॉस हुआ था। इस सैंक्शंस के जरिए यूएस ने इंडिया को हर तरह की फाइनेंशियल एड, डिफेंस टेक्नोलॉजीज और क्रेडिट गारंटीज प्रोवाइड करना बंद कर दिया था। इसी के साथ वर्ल्ड बैंक ने भी इंडिया को फाइनेंशियल एड देना बंद कर दिया था। लेकिन अगर इनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को देखा जाए तो वो इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाए और 1999 से लेकर 2001 तक धीरे धीरे ये ख़त्म कर दिए गए। और तो और 2008 तक आते आते यूएसए ने इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के रूप में भी रिकॉग्नाइज कर लिया। उसी तरह 2019 में यूएसए ने एक बार फिर इंडिया को सैंक्शंस का डर दिखाते हुए ईरान से ऑयल ना इंपोर्ट करने की वार्निंग्स दी थी और उस समय यूएस के इंटरेस्ट को सिक्योर करते हुए इंडिया ने ईरान से ऑयल इंपोर्ट्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिए थे, जिस वजह से उनको ईरान से अपनी हिस्टोरिक रिलेशनशिप के साथ साथ इकोनॉमिक कॉस्ट भी चुकानी पड़ी थी। लेकिन आज यूएसए अगर ऐसा सोचता है कि इंडिया रशिया के साथ भी यही गलती रिपीट करेगा तो वो बिल्कुल गलत है और यूएस आज इस चीज़ को अच्छे से रियलाइज करता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमें कास्टा के वेवर्स में देखने को मिलता है। जी हाँ, कास्टा के सेक्शन 231 के तहत ये एक्ट किसके ऊपर इम्पोज करना है, इस चीज़ को केस बाय केस बेसिस पर प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंडर इन सैंक्शंस को वेव ऑफ भी किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यूएसए से इंडिया ने पिछले कुछ सालों में अपने डिफेंस इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया है और रशिया के ऊपर अपनी एक्सेसिव डिपेंडेंस को भी खत्म किया है और इसीलिए वो कास्टा वेवर के लिए एलिजिबल हो पाया है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये सब यूएस ने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए किया है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जेम्स मैटिस का कहना है कि आज यूएस के लिए इंडिया को पनिश करने के बजाय अपने क्लोज रखना ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं कि इंडिया यूएस के सबसे बड़े नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट यानी चाइना के खिलाफ एक अहम कड़ी है और इसलिए यूएस को उसके खिलाफ हर एक कदम सोच समझ कर उठाना होगा। तो यही सब कारण है कि अभी तक इंडिया कास्टा से बचता आया है और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन्हीं कारण से वो आगे भी इससे बचता रहेगा। और उसके कई फंडामेंटल और भी रीजंस हैं। आज चीज़ें पहले के कंपैरिजन में बहुत बदल चुकी हैं। आज यूएसए में कंपैरेटिवली काफ़ी हद तक प्रो इंडियन गवर्नमेंट्स आ रही हैं। इसके अलावा आज इंडिया और यूएस की इकोनॉमी और डायस्पोरा लिंकेजेस इस तरह गुथी हुई हैं कि इंडिया को सैंक्शन करना यूएसए के लिए खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इंडिया और यूएसए की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज तो हैं ही, लेकिन उस सबसे ज़्यादा इंडो पैसिफिक में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को टारगेट करने के लिए आज यूएसए को इंडिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और वो क्यों, ये हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। इसके अलावा कास्टा में भी ऐसे कई लूप होल्स हैं जो इन सैंक्शंस को इनफेक्टिव बना देते हैं। यूएसए का पिछला एक्सपीरियंस बताता है कि ये सैंक्शंस उनके पर्पस को अचीव करने में ज़्यादातर नाकामयाब रहे हैं, क्योंकि अगर वो इफेक्टिव होते तो प्रेसिडेंट पुतिन का ये वॉर अब तक रुक चुका होता या फिर शायद ये वॉर शुरू भी ना हुआ होता। क्योंकि 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन को एनेक्स किया था तब भी वो वेस्ट के भरमार सैंक्शंस का शिकार हुआ था, लेकिन उसके बाद भी आज उसने यूक्रेन पर यह हमला किया। 2017 में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन और डिफेंस सेक्रेटरी जिम मैटिस ने ये प्रेडिक्ट किया था कि कास्टा रशिया के आर्म सेल को रिड्यूस करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे और आज उनकी ये प्रेडिक्शन हमें चाइना और टर्की के रूप में सच होती दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के अलावा चाइना और टर्की S-400 के मेजर इंपोर्टर्स हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों ही देश कास्टा का शिकार हो चुके हैं। आज कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कास्टा जिस पर्पस के लिए बनाया गया था वो ये पर्पस सॉल्व नहीं कर पा रहा है। यूएस कास्टा के थ्रू कंट्रीज को रशिया से दूर लेकर जाना चाहता है, लेकिन इस तरह सोवन कंट्रीज की ऑटोनॉमी में दखल अंदाजी करके वो उनको रशिया से नहीं बल्कि खुद से दूर भेज रहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमने ईरान के रूप में देखने को मिलता है, जिसने हाल ही में चाइना के साथ 25 ईयर्स के लिए एक $400 बिलियन की डील साइन की है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर यूएस
इंडिया पे कास्टा इम्पोज करता है तो ये उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजिक मैल प्रैक्टिस साबित होगी। अफगानिस्तान में हुए डिजास्टर के बाद यूएसए इंडिया को सैंक्शन करके साउथ एशिया में अपनी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है और शायद आज यूएस में पॉलिटिकल विजडम इस बात को रियलाइज कर रहा है। उसी का नतीजा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिवली इंडिया के केस में वेवर्स का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस एक्ट को साइन करते हुए कहा था कि यह एक्ट बिल्कुल फ्लॉड है और आज उनकी ये बात बिल्कुल सच होती दिखाई दे रही है। इसलिए आज यूएस को जरूरत है कि वो कास्टा की इफेक्टिवनेस को रिकंसीडर करे, क्योंकि ये इंडिया यूएसए रिलेशंस को तो फर्दर हार्म करेगी ही, उल्टा इसके बाद इंडिया और रशिया हिस्ट्री को रिपीट करते हुए और भी क्लोज आ जाएंगे, जो शायद यूएसए बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस और हमने डिस्कस किया कि क्यों ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से यूएसए इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा सकता, और अगर लगाता है तो ये उसकी डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी हार होगी। इसके अलावा दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और वेस्टर्न सैंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी जीएस2 के आईआर और इकोनॉमिक्स सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है दैट क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ कास्टा इन रीइंफोर्सिंग द वेस्टर्न हेजेमनी इन द 21st century world order of sovereign nation states. And with that question, my friends, that's it for the video. I hope you have liked the video, and if you have, don't forget to share it with your friends. We will meet in next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.